हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है? ऋग वैदिक काल। तो चलिए अपने प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ऋग वैदिक कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। मतलब बोल रहा है कि भारत पर जो ऋग वैदिक काल था वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने उत्तर में क्या है। तो सबसे पहले ऋग वैदिक काल का परिचय देखते हैं। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग वैदिक का काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। वैदिक सभ्यता के विभाजन से ऋग वैदिक की रचना हुआ। ठीक है। ऋग वैदिक का रचना कैसे हुआ? वैदिक सभ्यता के विभाजन से। ठीक है, वैदिक सभ्यता के विभाजन से ऋग्वेद का रचना हुआ। ठीक है। चलिए, ऋग्वेद प्राचीन वेदों में से एक है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया था। ऋग्वेद, ठीक है, पहला क्या? ऋग्वेद का काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था पर। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले राजनीतिक अवस्था पर क्या पड़ा प्रभाव। तो आर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। आर्यों को कितने अवस्था में बांटा गया है? 5 भागों में। पहला क्या है? कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विष, चौथा जन, पांचवा राष्ट्र। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या है इसमें, कुल और ग्राम। ठीक है। तो चलिए, कुल सबसे पहले देखते हैं कुल क्या है। ऋग्वेद काल में कुल का अर्थ परिवार था। ऋग्वेद काल में कुल का अर्थ क्या होता है? परिवार। ठीक है। यह राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है। परिवार के मुखिया को कुलाब कहा जाता था। ठीक है। अब दूसरा क्या है? ग्राम। ग्राम क्या है? कई परिवार मिलकर ग्राम बनते थे। मतलब कई परिवार जो है मिलकर वो क्या बनते थे? ग्राम बनते थे। ग्राम का मुखिया कौन कहलाता था? ग्रामीण कहलाता था। ठीक है। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। ठीक है। विष। विष क्या है? विष, कई ग्राम मिलकर विष बनता था, और विष का मुखिया कौन था? विषपति। ठीक है। चौथा क्या है? जन। जन, कई विष मिलकर जन बनते थे, और जन का मुखिया जनपति कहलाता था। ठीक है। यह राजा कहलाता था। पांचवा क्या है? राष्ट्र। कई सारे जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता था। ठीक है। कई सारे जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता था, और इसका प्रमुख मतलब राजा होता था, है ना। प्रमुख क्या होता था? राजा। ठीक है। चलिए, आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं सामाजिक अवस्था पर। सामाजिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? सामाजिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक अवस्था निम्नलिखित था। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? ऋग्वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था। समाज क्या था? पितृसत्तात्मक, यानी पिता ही मतलब पूरा मतलब मालिक था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। पिता संपूर्ण परिवार, भूमि, संपत्ति का अधिकारी होता था। पिता जो था, बोले ना कि पूरा परिवार का मतलब भूमि, संपत्ति का अधिकारी होता था। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? पितृसत्तात्मक। समाज के होते हुए भी इस काल में महिलाओं का यथोचित सम्मान प्राप्त था। ठीक है। मतलब इस काल में जो है पितृसत्तात्मक होने के बाद भी महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, और महिलाएं भी शिक्षित थी, मतलब पढ़ी लिखी थी। ठीक है। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल था। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। यहाँ पे भोजन होगा, थोड़ा सा भजन लिखा गया। ठीक है। भोजन होगा, भोजन करते थे। अब क्या है? आर्य लोग के वस्त्र सूत, ऊन तथा मृग चम्र के बने होते थे। आर्य लोग के वस्त्र क्या चीज से बने थे? आर्य लोग के वस्त्र सूत, ऊन तथा मृग चम्र के बने होते थे। ठीक है। आगे देखते हैं आर्थिक अवस्था। आर्थिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है। आर्थिक, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक अवस्था को कुछ इस प्रकार था। ठीक है। पहला क्या है? कृषि, पशुपालन। ठीक है। कृषि और पशुपालन, इसमें कृषि और पशुपालन था आर्थिक अवस्था में। तो पहला पॉइंट क्या है? ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन था। ठीक है। क्या था अर्थव्यवस्था में? कृषि और पशुपालन वहाँ का ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में गेहूं की खेती की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में गेहूं की खेती की जाती थी। ठीक है। इस काल में लोगों का मुख्य संपत्ति गोधन या गाय था। ठीक है। इस काल में लोगों की मुख्य संपत्ति क्या थी? गोधन या गाय थी। अगला पॉइंट क्या? घोड़ा आर्यों के लिए अति उपयोगी पशु था। आर्यों लोगों के लिए घोड़ा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पशु था, और इनके साथ में गाय भी पालते थे, और इनके साथ भी क्या पालते थे? गाय। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? वाणिज्य व्यापार। ठीक है। तो वाणिज्य व्यापार पर पनियों का अधिकार था। किसका अधिकार था? पनियों का। पनियों का अर्थ व्यापार करने वाले को कहते हैं। पनियों का अर्थ क्या होता है? जो व्यापार करता है उसको पनियों कहा जाता है। ठीक है। व्यापार स्थल और जल मार्ग दोनों से होता था। व्यापार जो है व्यापार स्थल और जल मार्ग दोनों से होता था। ऋण लेने और बलि देने की प्रथा थी, जिसे कुशीद कहा जाता है। ठीक है। ऋण लेने और बलि देने की प्रथा चलती थी ऋग्वैदिक काल में, जिसे क्या कहा जाता है?
कुशीद कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्यवसाय एवं उद्योग धंधे, व्यवसाय एवं उद्योग धंधे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। वह गाय, बैल, भैंस, घोड़े और बकरी आदि पालते थे। वे गाय, बैल, भैंस, बकरी पालते थे। आर्यों के समाज में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। यानी वस्तु विनिमय मतलब वस्तु का लेन देन। ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, अपना मतलब वस्तु देना। आर्य लोगों के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, जहाँ पर वस्तु को लेने के बदले दूसरे वस्तु को देते थे। पता है ना, जहाँ पर वस्तु को लेते थे और दूसरे वस्तु को देते थे, वही उसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य भी एक व्यवसाय था। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य भी एक क्या था? व्यवसाय था। अगला देखिए, धार्मिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। धार्मिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्यों का धर्म बहुदेववादी था। ठीक है, बहुदेववादी मतलब बहुत सारे देव को मानते थे। वे प्राकृतिक भक्तियों, वायु, जल, वर्षा, बादल, अग्नि और सूर्य आदि की उपासना किया करते थे। ठीक है, ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई जाती है। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, रुद्र, मारुति, सोम और सूर्य शामिल थे। ठीक है, क्या थे शामिल? आर्य लोग के लिए प्रमुख देवता कौन कौन थे? इंद्र, अग्नि, रुद्र, मारुति, सोम और सूर्य शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से इंद्र थे। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। बताया ना कि ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। इस युद्ध और वर्षा दोनों का देवता माना जाता है। इसे युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है। आगे देखते हैं। इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि का था। इंद्र के बाद किसका स्थान था? अग्नि का। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ स्थापित करना था। देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का था। देवताओं में अग्नि के बाद वरुण का था। ठीक है, इस जल का देवता, इसे क्या माना जाता था? जल का देवता माना जाता था। शिव को त्र्यंबकम कहा जा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? ऋग्वैदिक काल के लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, यानी एक ही देवता में विश्वास करते थे। अर्थात ये एक ही ईश्वर पर विश्वास करते थे। पता है ना कि ये एक ही ईश्वर पर विश्वास करते थे। अगला पॉइंट, चलिए यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।